इस वक्त की बड़ी खबर और महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है और ये इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है दिल्ली के एम्स में। इससे पहले जब 1 मार्च को उन्होंने पहली डोज ली थी वैक्सीन की, और ये देखिए ये दूसरी डोज दिल्ली में एम्स में प्रधानमंत्री मोदी ने लगवाई। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहला डोज लगाया था तो वो तस्वीरें भी आए थे। एक संदेश गया था कि ये वैक्सीन सुरक्षित है, आप भी लगवाएं। और अब सेकंड डोज लेने के लिए एम्स दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें हैं वैक्सीन के लिए, वैक्सीन उन्होंने ली है और ये तस्वीरें आई हैं एम्स की। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के एम्स में कोवैक्सीन की दूसरी डोज ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 1 मार्च को पहली डोज ली थी। देखिए दोनों ही तस्वीरें, 1 मार्च को पहली डोज लगवाई थी तो दूसरी डोज आज लगवाई है एम्स में जाकर। आप भी जरूर लें, प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है कि ये वैक्सीन योग्य है, आप भी जरूर लगवाएं, तो अपील भी की है। बिल्कुल, तस्वीर आज की है और अब ये दोनों दिनों की तस्वीर, पहली मार्च को जो पहली डोज ली थी वो तस्वीर भी, और आज जो वैक्सीन की दूसरी डोज ली है दूसरी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर। तो प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन के जो 2 चरण हैं वो दोनों से अब गुजर चुके हैं और दोनों ही चरण महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने पहली डोज ली है तो आपको भी तय समय सीमा में दूसरी डोज लगवानी है। और आज प्रधानमंत्री ने यह संदेश भी दिया है कि अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप पात्रता प्राप्त हैं, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जिनको वैक्सीन लगाई जा रही हैं, तो तत्काल वैक्सीनेशन करवाएं। तो 2 तस्वीरें हैं। पहली वैक्सीन जब लगवाई थी, पहली डोज जब ली थी तो चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और आज भी देखिए प्रधानमंत्री मोदी दूसरी डोज लेने के लिए पहुंचे और 1 महीने से ज्यादा का अंतराल, क्योंकि 1 मार्च को पहली डोज ली थी, आज 8 तारीख है, तो दूसरी डोज लेने के लिए पहुंचे। डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगाई और कोवैक्सीन की डोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो दोनों वैक्सीन लग रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन का दूसरा डोज लिया। कोवैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन, बायोटेक, भारत बायोटेक की निर्मित वैक्सीन, और इसकी दोनों डोजेज अब ले चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक मजबूत संदेश सभी लोगों के लिए कि वो वैक्सीनेशन करवाएं अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। अभी फिलहाल 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। अविनाश, कब पहुंचे दिल्ली एम्स प्रधानमंत्री? अविनाश क्या आपको आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क से टूट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के एम्स में पहुंचे हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। एम्स में वैक्सीन लगवाई है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवा दी है, साथ ही साथ संदेश भी दिया है। जरूर राजू, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ने जिस दिन से 60+ उम्र के लोगों को पहली वैक्सीन लगवाई जा रही थी, उसी दिन सबसे पहले जाके प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई थी। और उसके बाद अगर बात करें तो आज फिर से उन्होंने दूसरी डोज अपनी कंप्लीट कर ली है और एक संदेश भी देने की कोशिश की है कि सभी लोग वैक्सीनेशन करवाएं। क्योंकि अगर बात करें तो 1 मार्च को उन्होंने पहला डोज लिया था और आज 8 मार्च है जब वो दूसरी डोज ले रहे हैं। यानी कि जो 4 से 6 हफ्तों के बीच में गैप होना चाहिए, वो साफ तौर पर दिख रहा है कि प्रधानमंत्री का दूसरा डोज का गैप है तो लगभग 5 हफ्तों के बाद का है। तो एक संदेश देने की कोशिश है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसकी भी सभी लोग टीकाकरण करवाएं, क्योंकि देखा यह जा रहा है कई लोग अभी भी टीकाकरण करवाने से बच रहे हैं। तो लिहाजा प्रधानमंत्री की यह संदेश है कि सभी लोग टीकाकरण करवाएं और इस महामारी से बचाव करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत मजबूत संदेश, एक बहुत स्ट्रांग मैसेज प्रधानमंत्री का। आज उन्होंने कोवैक्सीन की दूसरी डोज ली दिल्ली के एम्स में। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। 1 मार्च को पहली डोज ले चुके थे, आज उन्होंने दूसरी डोज ली और इस तरह से वैक्सीनेशन उनका पूरा हुआ। जो लोग वैक्सीनेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हैं वो जरूर वैक्सीनेशन करवाएं। ये मजबूत संदेश प्रधानमंत्री ने स्वयं वैक्सीनेशन लेकर किया है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई है और अगर आपको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी तो आपको ऐसे में मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और अब आगे बढ़ते हैं, अवध क्षेत्र की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अम्बेडकर नगर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को जिले में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए और इसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 61 जा पहुंची।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद यूपी में पंचायत चुनाव नहीं टलेंगे। पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। कोर्ट ने कहा चुनाव रोके जाने को लेकर कोई मजबूत आधार पेश नहीं किया गया। औरैया में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद भी लोग बेपरवाह बने हुए हैं। यहाँ पर पंचायत चुनाव को लेकर बैंकों में चालान जमा करवाने वालों की भीड़ लगी है। लोग न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न ही मास्क पहने हुए हैं। कौशाम्बी में प्रशासन पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न करवाने की कोशिश में जुटा और इसी के मद्देनजर शराब माफिया और अराजक तत्वों पर ड्रोन के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। सीतापुर में एसपी के निर्देश पर पुलिस की छापेमारी जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया है। वहां से 16 बने और अधबने तमंचे बरामद हुए। साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। अमेठी में पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी ताकत झोंकी और इसी के तहत डीएम और एसपी ने तहसीलदार तक असंवेदनशील केंद्रों तक वो पहुंचे, संवेदनशील जगहों पर पहुंचे और आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों पर सख्ती दिखाई जा रही है। पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। सुल्तानपुर में बसपा प्रत्याशी सैयद सादली अपने पति के साथ चुनाव प्रचार में लगी हैं। इस दौरान वो कभी खेत में किसान के साथ फसल काट रही हैं और कभी मवेशियों का चारा काट रही हैं। तो अवध क्षेत्र की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं। मुख्तार अंसारी रोपड़ से अब बांदा जेल आ चुका है और अब उसके खिलाफ एक और बड़े एक्शन की तैयारी है। अब मुख्तार अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द की जा सकती है और इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विधि विभाग से कानूनी राय लेकर आगे की कार्रवाई अब की जाएगी। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक यदि कोई सदस्य कामकाज के दौरान 60 दिनों तक लगातार सदन में अनुपस्थित रहता है तो अनुच्छेद 192 के अनुसार उसके खिलाफ सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। मुख्तार अंसारी की सदस्यता रद्द करने को लेकर अगर बीजेपी की तरफ से शिकायत आती है तो उसको सदन के दौरान सुना जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 192 में व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही से लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसके विरुद्ध सदन कार्यवाही कर सकता है। माननीय सदन, हमारे पास पहले एक संभ्रांत नागरिक की याचिका आई थी, वो हमसे मिले भी थे। हमने उस पूरी याचिका का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसे विधि विभाग से विधिक राय के लिए भेज रखा है। तो ये तो पुरानी याचिका का मामला है। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई याचिका आती है तो उसका परीक्षण करवाकर और जब भी सदन आहूत होगा उस समय ही उसका निस्तारण हम कर सकते हैं, क्योंकि भारत के संविधान निर्माताओं ने सदन को यह अधिकार दिया है। उधर गाजीपुर में बीजेपी विधायक किरण राय हत्याकांड के पीड़ितों ने मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाए जाने पर सीएम योगी की जमकर तारीफ की। पीड़ित परिवार को न्याय की नई उम्मीद नजर आ रही है। परिवार के लोगों का कहना है कि 7 परिवारों को सीएम योगी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। अब जल्दी ही सभी मामलों में पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के 10 जिलों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी और बीजेपी ने 10 जिलों के पंचायत सदस्य पदों के उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बुंदेलखंड की खबरें फटाफट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। रोपड़ जेल से मुख्तार को बांदा तक लाने वाली एम्बुलेंस के ड्राइवर शिवशंकर ने पूरे सफर का किस्सा बयां किया। शिवशंकर ने बताया कि इस पूरे सफर में उसे किसी तरह के हमले का डर नहीं सताया और उसने पहली बार मुख्तार अंसारी को देखा था। पंचायत चुनाव के मद्देनजर चित्रकूट के 5 विकासखंडों में 4 पदों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। नामांकन के दूसरे दिन भी प्रत्याशियों की भीड़ जुटने की आशंका है। जालौन में डीएम और एसपी ने जन चौपाल लगाई और इस दौरान लोगों को पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर जागरूक किया। साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी अधिकारियों ने लोगों से अपील की। ललितपुर में भी पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के तहत प्रत्याशी नामांकन कराने के लिए पहुंचे और इस दौरान प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद दिखाई दी। दूसरे दिन भी बचे हुए प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंचेंगे।
महोबा में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बजरिया चौकी का बताया जा रहा है। हबीबपुर में सड़क किनारे कूड़े के ढेर में भीषण आग लग गई और मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला सुमेरपुर थाना इलाके के रिहायशी इलाके का है। अब आगे बढ़ेंगे हम, एक बड़ी खबर का रुख करेंगे एटा से। इस वक्त हमारे पास है, गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। देहात कोतवाली इलाके के बिजौली गांव का यह सारा मामला है। 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है इस अग्निकांड में। देखिए आप तस्वीरें एटा से, गेहूं के खेत में यह आग लगी। 3 बीघा फसल जलकर खाक। जालौन में पुलिस की 112 सेवा की गाड़ी खस्ता हाल। यहां पर पुलिसकर्मी 112 को धक्का मारते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि चुरखी थाना इलाके में एक शिकायत पर पुलिस यहां पर पहुंची थी, रवाना हुई थी, लेकिन गाड़ी ने धोखा दे दिया और उसके बाद धक्का मारना पड़ा। सिस्टम को भी कुछ इसी तरह से धक्का मारना पड़ रहा है। सिस्टम कुछ ऐसे चल रहा है, आप देखिए कि इमरजेंसी है, कहीं पर अचानक पहुंचना हो पुलिस को, तो क्या पुलिस ऐसे धक्का मारते हुए गाड़ियों को लेकर जाएगी? और अब आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र में पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की गई। यहां के रंगपुरा में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने पंचायत चुनाव में बांटने के लिए इकट्ठा किए गए पेठे के 192 डिब्बे बरामद किए। पंचायत चुनाव आते ही गाजियाबाद में शराब की खपत बढ़ने लगी, लेकिन प्रशासन मुस्तैद है और इसी कड़ी में पुलिस और आबकारी विभाग ने एक गाड़ी से 10 लाख रुपए की शराब और बियर बरामद की। हाथरस में भी पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में अवैध शराब के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया। मथुरा में भी पुलिस ने एक कार से तस्करी के लिए लाई जा रही शराब जब्त किया, साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों हरियाणा की शराब जब्त पूर्वांचल में तस्करी के लिए ले जाए जा रही है। बागपत में पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान आचार संहिता के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाती दिखी। नामांकन से पहले प्रधान पद की उम्मीदवार शाहना ने जुलूस निकाला और पुलिस प्रशासन ने चुप्पी साध ली। मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के खिलाफ पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन और धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज किया। चंद्रशेखर पर यह मुकदमे 2 थाना इलाकों में दर्ज हुए हैं। चंद्रशेखर ने बिना परमिशन के जुलूस निकाला। शामली में एसओजी की टीम पर एक बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। फायरिंग में बीजेपी नेता के परिजन को गोली लग गई। बीजेपी नेता ने पुलिस पर टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा में इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले ग्रुप का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जो लोगों से इंश्योरेंस रिन्यू करवाने के नाम पर ठगी करता था। मेरठ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कर्ज से परेशान एक टेंट कारोबारी ने पूरे परिवार के साथ जहर खा लिया। सूचना मिलते ही पूरे परिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान कारोबारी की पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई। कारोबारी और उसके बेटे की हालत गंभीर है। एटा में 6 साल के बच्चे की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई। मामला सकरौली थाना इलाके के नगला टिकैत गांव का है, जहां पर बच्चा 3 दिन से लापता था, जिसका शव मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस जांच की बात कह रही है। कासगंज में गेहूं के खेत में आग लग गई। देखते ही देखते करीब 10 बीघा फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने बहुत मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सहारनपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता, कृषि कानून वापस नहीं होते, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर हरिद्वार से। आज से लागू होगा नया ट्रैफिक प्लान। 12 और 14 अप्रैल को शाही स्नान है, लिहाजा ट्रैफिक प्लान लागू होगा। शाही स्नान सफलतापूर्वक करवाना मेला और पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। कोरोना संक्रमण के साथ ही भीड़ नियंत्रण करना बड़ी चुनौती है। शाही स्नान सफलतापूर्वक करवाना एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि भीड़ जुटेगी। शाही स्नान के मौके पर बड़ी भीड़ जुटेगी।
तो ऐसे में ये नया ट्रैफिक प्लान होगा लागू। और हरिद्वार से ही अगली बड़ी खबर यह भी है कि 9 से 15 अप्रैल तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। हरिद्वार के जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। 12 और 14 अप्रैल को शाही स्नान होना है, लिहाजा ये बड़ा निर्णय लिया गया है। इसी के मद्देनजर ये फैसला, श्रद्धालुओं की भी संख्या को लेकर फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर फैसला लिया गया है, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। और अब सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का, खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, शाही स्नान 12 और 14 अप्रैल को, उससे पहले क्या क्या बड़े निर्णय लिए गए हैं, क्या क्या नया ट्रैफिक प्लान है, इसके बारे में दर्शकों को आप बताएं। बिल्कुल राजीव, देखिए ये बहुत बड़ी चुनौती होने जा रहा है मेला प्रशासन के सामने, क्योंकि 12 और 14 अप्रैल के 2 बड़े शाही स्नान है। उसके लिए प्रशासन का ये अनुमान है कि आज से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला हरिद्वार में शुरू हो जाएगा, तो शुरू भी हो चुका है। इसीलिए आज से एक नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया है और मेला प्रशासन का दावा है कि जो ये ट्रैफिक प्लान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक प्लान कुंभ मेले में लागू किया जा रहा है, जो आज से लागू हो जाएगा। भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से आज से बंद हो जाएगी। इसके साथ साथ एक बड़ी बात यह है कि जो तमाम शिक्षण संस्थान है या ऐसे चीजें हैं जो जहाँ पर खुलती हैं 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, उनको सभी को बंद कर दिया गया है। इनके आदेश कल डीएम ने जारी कर दिए हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिक प्लान होगा उसमें तमाम जो कर्मचारी हैं उनको आज ब्रीफिंग की जाएगी। डीजीपी आज ब्रीफिंग करेंगे, उनको जानकारी देंगे इस तरह से श्रद्धालु से बातचीत करने, क्योंकि अभी तक राजीव में बात निकलकर सामने आई है कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा अभद्रता की जाती है, उनसे सही तरह से बात नहीं की जाती है। ये ब्रीफिंग आज की जाएगी। और इसके साथ साथ ही जो भी शाही स्नान के दौरान लोग आएंगे, चाहे वो किसी भी आश्रम, धर्मशाला या कहीं रुके, उसके लिए एक सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा कि लोगों के पास जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है या नहीं है, ये किस तरह से उनको रूम दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर आज से चेकिंग अभियान और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, टीमें बढ़ाई जा रही हैं। इसके अलावा जो जांच केंद्र हैं उनको बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो आज से शाही स्नान के लिए तैयारियां की जा रही है वो पर्याप्त है, लेकिन इसके अलावा ये भी बड़ी चुनौती राजीव साबित हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला हरिद्वार में शुरू हो गया है। रूटों की जो बुकिंग है वो 8 तारीख से 9 तारीख से और 10 तारीख से 15 तारीख तक लगातार बुकिंग है। 5-5 दिन के पैकेज दिए गए हैं। ये कह सकते हैं कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचेंगे, इसके लिए व्यवस्थाएं अभी से चाक चौबंद की जा रही है। जी पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नया ट्रैफिक प्लान, इसके साथ साथ कोविड नियमों का पालन हो सके, इसके लिए भी कोशिशें की गई। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में मौसम बदल गया है, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए है। केदारनाथ धाम में बर्फ गिरी है और बर्फबारी के बाद केदारपुरी एक बार फिर से ये सफेद दिख रहे हैं। देखिए तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। वाकई सुकून देने वाली, आंखों को ठंडक पहुंचा देने वाली सुबह सुबह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ की यात्रा शुरू होने में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है और उससे पहले ही बर्फबारी होने से यात्रा की तैयारियों पर भी असर पड़ सकता है। राजीव, कह सकते हैं कि बेमौसम बर्फबारी है। अगर पहाड़ों के लिहाज से देखा जाए तो वहां मार्च और अप्रैल तक बर्फबारी होती है, खासतौर पर ऊंचाई वाले हिस्सों में। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि पिछले सालों की तुलना में या पूर्व के सालों की तुलना में कम बर्फबारी हुई। जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब उत्तराखंड की खबरें फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला पुलिस ने एक रिकॉर्ड बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। हजारों की संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने श्रृंखला बनाकर लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया और इस दौरान एक बड़े मास्क की आकृति बनाई। उत्तराखंड में पुलिस की तरफ से भिक्षावृत्ति की रोकथाम और इसमें शामिल होने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए ऑपरेशन मुक्ति चलाया जा रहा है। इसी के तहत देहरादून में बिंदाल बस्ती में कैंप लगाया गया। सल्ट विधानसभा के लिए 17 अप्रैल को होने जा रहे चुनाव की तैयारियां आखिरी चरण में है। चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की ट्रेनिंग दी जा रही है। चुनाव में 151 मतदान टीमों की ट्रेनिंग चल रही है। कर्मचारियों को ईवीएम के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यूपी के मीरापुर विधायक अवतार सिंह भड़ाना लक्सर पहुंचे, मगर उनके काफिले को पुलिस ने बॉर्डर पर रोक दिया, जिसके बाद सिर्फ 100 लोगों को ही कार्यक्रम स्थल पर जाने की इजाजत दी गई। कोटद्वार में शराब की सरकारी दुकानों पर भी खुलेआम ओवर रेटिंग हो रही है। शराब को तय दाम से ज्यादा पर बेचा जा रहा है। शिकायत के बाद आखिरकार अधिकारी छापेमारी करने पहुंचे। कहा जा रहा है कि प्रिंट रेट से 80 से 150 रुपए तक अधिक वसूला जा रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही कॉर्बेट में पार्क प्रशासन ने वाटर हॉल बनाने भी शुरू कर दिया। जंगल के अंदर ही वन्य जीवों को पानी मिल पाए, इसके लिए इन वाटर हॉल्स में पानी भी डाला जा रहा है।